नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज में फिर से एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर हुआ आपके लिए। आज हम एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं आधुनिक बिहार के इतिहास में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे कि कैसे यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन होता है, और यूरोपियन कंपनी के भारत में आगमन के पश्चात हम देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज हैं, उन्होंने अपनी प्रभुत्व को कायम किया बिहार में, और तत्पश्चात 1857 की क्रांति की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अच्छी चल रही है तो रिवीजन, मॉक टेस्ट, मॉक पेपर बहुत जोरदार लगाइए, रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आपकी रिजल्ट आएगी, निश्चित आएगी, ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला प्रश्न, आज हम देखने जा रहे हैं जो लेक्चर, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन बिहार। बिहार में यूरोपियन कंपनी का आगमन, इससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट कई सारे हम लोगों ने पहले भी देख रखे हैं, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हमने करी थी, और उसमें जब हम यूरोपियन कंपनी का आगमन हमने देखा था, उस समय भी हमने कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो कुछ अलग है नहीं, बिहार में भी सेम कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कुछ यूं है जो हमारे सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हेन डिड द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह गिव द सूबेदारी इन 1733? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1773 में सूबेदारी कब दी थी? बिहार की सूबेदारी। इसमें कहीं एरर, पहला ही क्वेश्चन में एरर दिख गया। गिव द सूबेदारी ऑफ बिहार, गिव द सूबेदारी ऑफ बिहार, गिव द सूबेदारी ऑफ बिहार। तो बिहार की सूबेदारी की बात चल रही है कि उस समय 1733 में कौन था मुगल बादशाह? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं, जिसकी पूरी जिंदगी रंगीलापन में ही बीत गई। तो मोहम्मद शाह ने बिहार की सूबेदारी कब प्रदान की? तो 1733 में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यहाँ पे डेटा आपके फैक्ट निकल के आता है आपके सामने कि 1733 में बिहार की सूबेदारी मिलती है बंगाल को, बंगाल के नवाब को। और किसे दी? तो 1733 में जो बंगाल का नवाब है वो सुजाउद्दीन था। सुजाउद्दीन शासक बन चुका था। 1727 में ही मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई थी। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई, और मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जो है बंगाल का नवाब बनता है, और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां बनेगा, और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो गया, हमें आंसर मिल गया कि कब मिली है बिहार की सूबेदारी मोहम्मद शाह द्वारा। तो 1733 में। और किसको मिली है? सुजाउद्दीन को मिली है, और कल के लेक्चर में भी मैंने ये सारी चीजें बताई थी मैंने। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ नवाब अलीवर्दी खान इन बिहार? अब 1739 में जब सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है, जो बंगाल का नवाब था, 1739 में जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसका इकलौता पुत्र सरफराज खां गद्दी पर बैठता है। लेकिन वह बहुत ज्यादा सक्षम शासक नहीं है। उसके खिलाफ बिहार का जो नायब सूबेदार है उस समय, जिसे खुद सुजाउद्दीन ने नियुक्त किया था 1734 ईस्वी में, उसने विद्रोह कर दिया, और एक युद्ध, जिसको गिरिया का युद्ध भी कहा जाता है, गिरिया के युद्ध में 1740 में मार डालता है। तो अलीवर्दी खां जो है वो बिहार का सूबेदार बनता है, बिहार में नायब सूबेदार रहता है। और नायब सूबेदार कौन बनाता है इसको? नायब सूबेदार जो है वो सुजाउद्दीन द्वारा बनाया जाता है, सुजाउद्दीन द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, और 1734 में इसको बनाया जाता है, 1734। और जब तक बंगाल का नवाब बनता नहीं है तब तक यह क्या रहता है? बिहार का नायब सूबेदार। तो 1734 से 1740 का इसका कार्यकाल एज अ नायब सूबेदार बिहार में था। तत्पश्चात यह बंगाल का नवाब बन जाता है। प्रश्न संख्या 2 हो गया हमारा। प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, इन विच बैटल डिड अलीवर्दी खां डिफीट द अफगान इन बिहार? अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था? अफगान इसके बहुत बड़े कट्टर प्रतिद्वंदी थे, बार बार परेशान कर रहे थे। तो पटना के युद्ध में जाकर के अलीवर्दी खां ने अफगानों को हराया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, बोला कि बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था अलीवर्दी खां ने? तो ऑप्शन दिया था बक्सर, बी पटना, सी आरा, और डी मुंगेर। तो हमारा आंसर पटना हो जाएगा। पटना के युद्ध में अलीवर्दी खां ने अफगानों को पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 4 नंबर प्रश्न की बारी है। 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कहता है, अलीवर्दी खां कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ बंगाल इन
अब मैंने बताया ही कि 1739 में उसकी मृत्यु होती है, किसकी, सुजाउद्दीन की, और उसका पुत्र सरफराज खां गद्दी पर बैठता है। लेकिन अलीवर्दी खां को यह मंजूर नहीं था और अंततः 1740 में एक छोटे से युद्ध में सरफराज खां मारा जाता अलीवर्दी खां के हाथों और अलीवर्दी खां शासक बनता है। तो कब होगा हमारा 1740? बहुत सिंपल और बहुत सीधा सा प्रश्न है। 1740 में वो बंगाल की गद्दी पे बैठता है। कब तक गद्दी पे बैठा रहेगा? 1756 तक। 1740 से लेके 1756 तक यह बंगाल का शासक, बंगाल का नवाब होता है। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या है। इन द बैटल ऑफ मनिहारी सिराजुद्दौला डिफीटेड शौकत जंग एंड असैसिनेटेड हिम। शौकत जंग वाज द नवाब ऑफ मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को हराया। मनिहारी का युद्ध लड़ा गया था 1756 में, अक्टूबर 1756 में। तो सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को हराया और उसकी हत्या कर दी। शौकत जंग कौन था? अब मैं बता दूं कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियों में उनका कोई पुत्र नहीं था। तो एक पुत्री की शादी जो है ढाका के नवाब से होती है, एक पुत्री की शादी पूर्णिया के नवाब से होती है और एक पुत्री की शादी पटना होती है। तो पटना में जो छोटी पुत्री की शादी होती है अलीवर्दी खां की, उन्हीं का पुत्र है सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का क्या है, नाती है। और पूर्णिया के नवाब का पुत्र है शौकत जंग। पूर्णिया के नाम मतलब ये खुद जो है आपस में क्या है, मौसेरे भाई हैं। क्या है? मौसेरे भाई हैं, ठीक है। और ढाका के नवाब की वाइफ जो है, जो अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री हैं, उनका नाम घसीटी बेगम। और घसीटी बेगम जो है वो क्या है, घसीटी बेगम जो है सिराजुद्दौला की मौसी हैं, साथ में चाची भी हैं। तो यहाँ पर अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को गद्दी पे बैठा दिया 1756 में अपनी मृत्यु के पहले उसने अनाउंस कर दिया अपना उत्तराधिकारी। लेकिन शौकत जंग भी गद्दी पर बैठना चाहता था, नवाब बनना चाहता था, और घसीटी बेगम भी जो है दावेदारी पेश कर रही थी बंगाल की बेगम होने की। तो शौकत जंग एक दुश्मन बना हुआ था सिराजुद्दौला का, वो सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी पे बैठता हुआ नहीं देखना चाहता था। तो दोनों के बीच में जो है एक जंग होती है, युद्ध होती है बंगाल की गद्दी के लिए। और मनिहारी का युद्ध जो लड़ा जाएगा वो अक्टूबर 1756 में लड़ा जाएगा। और इस युद्ध में शौकत जंग जो है मारा जाएगा सिराजुद्दौला के हाथों। तो प्रश्न है कि शौकत जंग कहाँ का नवाब था? तो हमें हमारा आंसर निकल के आ गया, पूर्णिया का नवाब था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग कि प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बारी है। प्रश्न संख्या 6 कहता है विच डिप्यूटी नवाब ऑफ बिहार वॉज असैसिनेटेड इन 1748। 1748 में बिहार के किस नायब नवाब की हत्या कर दी गई? वो बिहार का प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी उसको दी गई थी, किसकी तरफ से? अलीवर्दी खां की तरफ से। तो उसकी हत्या कर दी जाती है अफगान पठानों द्वारा। और इसी के बाद जो है अफगानों के साथ युद्ध होगा अलीवर्दी खां का। तो बिहार के किस नायब नवाब की हत्या कर दी गई? यह हैबत जंग था। हैबत जंग की हत्या जो है वो कर दी जाती है अफगानों के हाथों। और तत्पश्चात अफगान और अलीवर्दी खां के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अलीवर्दी खां जो है अफगानों को पराजित करता है। तो हैबत जंग की हत्या कर दी जाती है 1748 में, जो बिहार का नायब नवाब था, नायब सूबेदार था। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है विच नवाब ऑफ बंगाल मेड मुंगेर द कैपिटल। अब बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? अब यहाँ पे आइए, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है। तो 1756 में अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है तो आपको पता ही है कौन शासक बनता है, सिराजुद्दौला जो है शासक बनता है। तो 1756-57 जो है वहां पे कौन शासक है? सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला के अपने लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है 1757 में प्लासी का युद्ध होगा और प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है सिराजुद्दौला मारा जाएगा। और जो षड्यंत्र में भाग लेने वाले अधिकारी हैं, जिसमें से मीर जाफर प्रमुख है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा बंगाल के हाथ, और ये अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। तो 1757 से लेकर के 1760 तक जो है मीर जाफर बंगाल का नवाब रहता है और अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली होता है। लेकिन मीर जाफर जब अंग्रेजों की मांग को पूरी करना बंद कर देता है, तब जाकर के अंग्रेजों ने
उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। तो 1760 में मीर कासिम जो है गद्दी पर बैठता है। मीर कासिम गद्दी पर बैठता है, लेकिन मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था। मीर कासिम समझता था कि जब तक उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद रहेगी, क्योंकि उस समय राजधानी मुर्शिदाबाद थी जिसकी स्थापना खुद मुर्शिद कुली खान ने की थी, तो मुर्शिदाबाद जब तक राजधानी रहेगी तब तक अंग्रेजों के इंटरफेरेंस से, हस्तक्षेप से बच नहीं पाएंगे, तो हमें अपनी राजधानी बदल देनी चाहिए। तो 1761 ईस्वी में मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, मुंगेर स्थानांतरित कर दी। आंसर हमारा सामने निकल के आ गया। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो बंगाल के किस नवाब ने, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी घोषित किया था। तो हमारा आंसर 7 नंबर निकल के आता है। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ओके, तो 8 नंबर प्रश्न कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु गेव द सिविल राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नागरिक अधिकार किसने दिया था? तो भाई साहब देखो जी, दीवानी अधिकार और नागरिक अधिकार एक तरह से अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे। कब? 1764 में। अब 1763 में क्या किया जाएगा, मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाएगा फिर से, क्योंकि मीर कासिम ने अंग्रेजों को नाराज कर दिया था कई सारे कारणों से, कई सारे कॉजेज जो है क्रिएट हो गए जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। तो 1763 में मीर कासिम को हटा दिया गया। मीर कासिम जाता है मदद मांगने अवध के नवाब के पास। मीर कासिम कहाँ जाता है? अवध के नवाब के पास मदद मांगने जाता है। और अवध का नवाब उस समय था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। और देखता जाकर के कि सुजाउद्दौला के दरबार में ही उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी रह रहे हैं, शरण लिए हुए हैं। तो शाह आलम द्वितीय भी वहां पर हैं। तो शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला की मदद से मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस बक्सर के युद्ध में इनकी पराजय होती है और अंग्रेजों की विजय होती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। तत्पश्चात रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक हैं उनके बीच संधि होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि कही जाती है। और इलाहाबाद की संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार और नागरिक अधिकार है वो किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा निकल के? प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नागरिक अधिकार किसने दिए? तो किसने दिए? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने दिए, क्योंकि वह पराजित हुआ था बक्सर के युद्ध में। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का आंसर निकल के आ गया। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है, व्हाई डिड मीर कासिम मूव हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों ट्रांसफर कर दिया? तो अभी मैंने कारण बताया, क्योंकि वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से खुद को बचा कर रखना चाहता था। ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए। बी ऑप्शन है ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द मुगल रूलर्स। बी है मुगल शासकों के आक्रमण के कारण। सी है टू स्टे फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इंटरफेरेंस। सी है ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त रहना। और डी है फॉर कमर्शियल कन्वीनियंस। डी है व्यवसायिक सुविधा के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे सामने निकल के आता है, ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त रहना, ब्रिटिश प्रभाव से दूर रहने के लिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 9 नंबर का। 9 नंबर के बाद 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वेयर डिड मीर कासिम एस्टैब्लिश गन एंड कैनन फैक्ट्रीज। मीर कासिम ने बंदूक और तोप के कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? ये वो कारण है जिसने अंग्रेजों को नाराज कर दिया था कि बिना मेरे परमिशन के इसने कैसे अपनी बंदूक और तोप की फैक्ट्री स्थापित कर ली। आज के वक्त में भी मुंगेर प्रसिद्ध है पूरे बिहार क्या पूरे इंडिया में। इलीगल गन्स बनाने के लिए आपको मेड इन चाइना, मेड इन इटली, मेड इन जो भी आपको पिस्टन, रिवॉल्वर और कट्टा और AK-47 से लेकर के जो सब इलीगल वहां पे बनते हैं। तो एक तरह से वहां पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश जो किया गया वो मीर कासिम के द्वारा किया गया। कहां पर? मुंगेर में। कहां पर? मुंगेर में। मुंगेर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी और मुंगेर में ही उसने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर प्रश्न के बाद 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। Who gave the first foreign company to come in बिहार। पहला विदेशी कंपनी, बिहार में आने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन थी? ऑप्शन है अंग्रेज, बी है डच, सी है पुर्तगाली और डी है डेनिश।
आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आने वाली पहली कंपनी कौन थी। इंडिया में आने वाली पहली कंपनी पोर्चुगीज थे। 1498 में वो आते हैं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा इंडिया में अपनी पहले कदम रखता है। पहला कदम रखने के पश्चात इसी को श्रेय जाता है कि यह पहली यूरोपियन कंपनी थी जिसका भारत में आगमन होता है। यही कंपनी बिहार में भी सबसे पहले आती है। जब बंगाल में इसका प्रवेश होता है और बंगाल में प्रवेश के पश्चात इसने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली ही पहली फैक्ट्री कंपनी थे जिनका आगमन भारत के साथ साथ बिहार में भी हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली कंपनी कह रहा है, पहली विदेशी कंपनी कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, पोर्चुगीज हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं इसमें कॉमन सेंस यूज करोगे लग जाएगा आंसर, इसमें कुछ रटने वाली बात तो थी नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 11 हो गया, तो 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। Which company established its factory in Patna city of Bihar in 1632? वर्ष 1632 में किस कंपनी ने बिहार के पटना शहर में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में जिस कंपनी ने बिहार के पटना शहर में अपना कारखाना स्थापित किया वो कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? इस समय तो फ्रेंच आई नहीं थी, इस समय तक तो फ्रेंच आई नहीं थी। पुर्तगाली बहुत पहले इन्होंने स्थापित कर लिया था। अंग्रेज 1651 में आते हैं, याद रखिएगा अंग्रेज कब आते हैं? 1651 में बिहार में आते हैं। सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है कहां पे? पटना में 1632 में। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। द पीपल फ्रॉम विच कंट्री फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन द नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज? किस देश के लोगों ने सबसे पहले पटना कॉलेज के उत्तरी भवन के रूप में फैक्ट्री स्थापित की? आज के समय में जब पटना कॉलेज जाते हैं तो उसका जो उत्तरी भवन और मेन प्रशासनिक जो भवन है उसको जब आप देखेंगे तो वो जो है डच आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट पे बना हुआ है। तो वो जो है एग्जैक्टली क्या था? वो जो एग्जैक्टली है डच फैक्ट्री हुआ करता था गंगा नदी के एकदम किनारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉलैंड। हॉलैंड को ही डच कहते हैं, हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं। तो हॉलैंड के लोगों ने 1632 में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो दरअसल क्या आज के वक्त में पटना कॉलेज का उत्तरी भवन है या पटना कॉलेज का भवन कह सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आ गया कि पटना कॉलेज का उत्तरी भवन डच लोगों ने स्थापित किया था अपने फैक्ट्री के रूप में। 14 नंबर प्रश्न के बाद 15 नंबर प्रश्न की बारी है। द डच हैड इंटरेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? बिहार में वो किस चीज के व्यापार के लिए आते थे? चलिए जी, ऑप्शन है सुगर, चीनी, सॉल्ट पीटर, पॉपी, पोस्ता या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर तीनों हो जाएगा। वो तीनों चीज का व्यापार कर रहे थे बिहार में। वो बिहार से चीनी भी ले जाते थे, वो बिहार से सॉल्ट पीटर भी ले जाते थे, वो और बिहार से पोस्ता भी ले जाते थे। आंसर मेरा डी हो जाएगा। डी, तीनों चीजों का व्यापार वो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न हो गया, तो देख लीजिए कौन कौन से चीजों का वो व्यापार कर रहे हैं। आपके पास होना चाहिए उसका लिस्ट। हमारे पास अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द डच सेट अप अ फैक्ट्री इन द पटना कॉलेज बिल्डिंग? हमारा आंसर, डचों ने पटना कॉलेज भवन फैक्ट्री कब स्थापित की? अब ऑप्शन देख लो तो साला, जरा देखो जरा। 1628, 1660, 1658, 1656। इसमें तो हमारा आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो ये सारा ऑप्शन ही गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1632 हो जाएगा। 1632। तो ये सारे ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। डचों ने पटना कॉलेज भवन कब स्थापित किए थे? 1632 में किए थे। ये एकदम एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है बीपीएससी के। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, व्हेन डिड द डच मर्चेंट हेड गेट अ डिक्री फ्रॉम फॉर ट्रेड इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा? डच व्यापार का जो मुखिया रहा, डच व्यापार का जो मुखिया था, उसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा से व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? औरंगजेब द्वारा, है ना। एग्जैक्टली किसके द्वारा ये अधिकार प्राप्त किया गया? औरंगजेब द्वारा दिया गया अधिकार। 1662, 1660, 1658 या 1656? तो आंसर हो जाएगा 1662। 1662 में औरंगजेब ने इन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। क्या दिया? मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया है। याद रखिएगा 1662 में जाकर के इनको मुक्त व्यापार का अधिकार मिला है। हालांकि उसके पहले से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन मुक्त व्यापार का अधिकार 1662 में जाके इनको मिलता है। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 17 कहता है, हु वाज द डच ट्रेड कमांडर हु हैड गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द औरंगजेब? वह डच ट्रेड कमांडर कौन था जिसने औरंगजेब से आदेश मिला, जिसे औरंगजेब द्वारा जो है मुक्त व्यापार का आदेश दिया गया? ऑप्शन है नाथियास, वागडेन बरूक, जेम्स ऑगस्ट, थॉमस बुक या नॉर्थन लैथल। तो आंसर हो जाएगा नाथियास, वैगडेन, बरूक।
यही वो व्यक्ति था जिसने औरंगजेब से क्या प्राप्त किया था, औरंगजेब से मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए। तो 17 नंबर प्रश्न हो गया कि कौन सा डच कमांडर था। 17 के बाद हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न कहता है हु रिवोल्टेड एंड इन्वेडेड पटना एंड लूटेड द डच फैक्ट्री एट फतुहा। किसने विद्रोह किया और पटना पर आक्रमण किया और फतुहा में डच कारखाने लूट लिए। ठीक है, यह एक विद्रोही या पठान था। ऑप्शन ए है मुकीम खां, शाइस्ता खान, शमशेर खान या शाहबाज खां। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, शमशेर खां। शमशेर खां ने जो है पटना फैक्ट्री को लूटा था और वह पटना फैक्ट्री किसकी थी, डचों की थी, है ना। तो आंसर हो गया कि शमशेर खां ने डचों की पटना फैक्ट्री पर आक्रमण करके लूट लिया था और वो का क्या, फतुहा की। फतुहा पटना में ही है, आपको पता होना चाहिए, पटना का ये एक भाग है। 19 नंबर प्रश्न कहता है व्हेन डिड शमशेर खां इन्वेड एंड लूट द डच फैक्ट्री। जो शमशेर खां की बात चल रही है कि शमशेर खां ने कब डच फैक्ट्री पे हमला किया, तो आंसर हो जाएगा 1848। 42 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1848। 1848 में उसने डच फैक्ट्री पर हमला करके उसको लूटने का कार्य किया था। तो आंसर हमारा निकल के आ गया 19 नंबर प्रश्न। 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है Where did the commanding officer of the Patna militia, Major Hardy, seize the Dutch warehouse? जो पटना मिलिशिया, ये ब्रिटिशर्स है, ये ब्रिटिशर है, ये इन्होंने जो है, इनका नाम क्या है कमांडिंग ऑफिसर का, मेजर हार्डी। इन्होंने डच गोदाम कब जब्त कर लिया, कहाँ जब्त कर लिया, कहाँ का डच गोदाम जब्त कर लिया मेजर हार्डी ने। तो हम बिहार का पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई शक नहीं है, सीधे बिहार का लगा सकते हैं आप। और वो क्या है, पटना। पटना की फैक्ट्री को इन्होंने जब्त कर दिया, कौन, मेजर हार्डी ने। मेजर हार्डी ने जो ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे, ठीक है ना। तो मेजर हार्डी ने पटना फैक्ट्री को जब्त कर लिया जो डच फैक्ट्री हुआ करता था। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है व्हेन डिड मेजर हार्डी कैप्चर द डच वेयर हाउस ऑफ विच प्लेस। सॉरी, ये प्रश्न लिखने में गलती हो गई। इस प्रश्न पूछने का मतलब था कि मेजर हार्डी ने डच गोदाम पर कब कब्जा किया। तो आंसर याद कर लीजिएगा 1781 में। 1781 में मेजर हार्डी ने डच फैक्ट्री पर कब्जा करने का कार्य किया था। हमारा आंसर निकल के आ गया, मेजर हार्डी ने कब फैक्ट्री पर हमला किया, 1781 में, और जब्त कर लिया। 21 के बाद प्रश्न संख्या 22 की बारी है। फ्रॉम हुम पैट्रिक हिटले टुक चार्ज ऑफ द डच फैक्ट्री। पैट्रिक हिटले जो है वो डच फैक्ट्री का हेड बनते हैं, डच फैक्ट्री के मुखिया बनते हैं। किससे उन्होंने चार्ज लिया, उसके पहले कौन व्यक्ति था। तो आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है वो जो है पहले डच फैक्ट्री, पटना डच फैक्ट्री के हेड हुआ करते थे, लेकिन मैक्सवेल के रिटायरमेंट के बाद पैट्रिक हिटले जो है वो डच फैक्ट्री का कमान संभालते हैं। आंसर हमारे सामने निकल के आ गया 22 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, when did the French establish a warehouse in पटना बिहार। चलिए, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। फ्रांसीसियों ने पटना में कब अपनी फैक्ट्री की स्थापना की है। बहुत लेट से, एक तो इंडिया में ही वो 1664 में आते हैं और 1668 में उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, तो बिहार में थोड़ा लेट पहुंचते हैं ये। आंसर हो जाएगा 1734। 1734 में ये पटना आते हैं और अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। किन्होंने, किसने, फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों ने, याद रखिएगा, फ्रांसीसियों ने बिहार में कब स्थापित किया, 1734 में। और कहां स्थापित किया, पटना में किया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि व्हेन डिड द फ्रेंच एक्टिविटीज फ्रॉम बिहार एंड इंडिया एंड। कब भारत और बिहार दोनों से फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां खत्म हो गई। याद रखिएगा 1814 में बिहार से और भारत से फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई, ठीक है। इस समय तक, हालांकि 1760 के वारनीवास के युद्ध के पश्चात ही फ्रांसीसी शक्तियां खत्म सी हो गई थी, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां जारी रहीं। 1814 आते आते इनकी सारी व्यापारिक गतिविधियां खत्म हो गई, 1734 में जो शुरू हुआ था बिहार में। 25 नंबर प्रश्न कहता है द फ्रेंच हैड वन मेजर इंटरेस्ट टू कलेक्ट डैश फ्रॉम बिहार। फ्रांसीसियों की एक प्रमुख रुचि बिहार से क्या एकत्रित करने की थी। बिहार से वो प्रमुखतः किस चीज का व्यापार करते थे। व्यापार बिहार अफीम और शोरा, शोरा कहते हैं सॉल्ट पीटर को, शोरा सॉल्ट पीटर कह लो या शोरा कह लो, इस, है ना, इस चीज के लिए ज्यादातर ये लोग बिहार आते थे। और याद रखिएगा ये शोरा का रिफाइनमेंट जो है, इसको शुद्धिकरण ज्यादा
कहाँ होता था? छपरा में। छपरा में फैक्ट्री था सोरा को शुद्ध करने वाली। याद रखना है ये कि छपरा, ये जनरली जो है छपरा से ये माल उठाते थे। तो फ्रांसीसियों ने छपरा से और बिहार से कह सकते हैं सॉल्ट पीटर का व्यापार किया है। 25 नंबर प्रश्न हो गया। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। In 1734 the French established warehouse in which place? अच्छा, क्वेश्चन पहले वाले प्रश्न में ही ये क्लियर हो गया था। 1734 में फ्रांसीसियों ने किस स्थान पर गोदाम स्थापित किया? तो हमारा आंसर सीधे पटना हो जाएगा। कहाँ स्थापित किया? 1734 में वो बिहार आते हैं, है ना, और बिहार में वो उन्होंने पटना में स्थापित किया था, है ना। तो प्रश्न में इसमें कुछ जान है नहीं, प्राण है नहीं, इसमें कुछ मजेदार कुछ था नहीं। 26 नंबर हो गया। 26 नंबर के बाद 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न कहता है इन बिहार द कंपनीज फ्रॉम डेनमार्क हैड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट विच प्लेस? बिहार में डेनमार्क कहता है डेनिश कंपनी को, है ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो डेनिश कंपनी ने किस स्थान पर बिहार में कारखाने स्थापित किए थे? बिहार में उन्होंने पटना जो है पटना सिटी है वहां पे इन्होंने स्थापित किया था, लेकिन पटना सिटी दिया नहीं है तो हम पटना पे टिक लगा सकते हैं। पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम ये पटना ही आंसर होगा, क्योंकि पटना इनका प्रमुख जो है सेंटर फॉर ट्रेड था, व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 28 नंबर प्रश्न कहता है व्हेन डिड द डेनिश कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन पटना? डेनिश कंपनी ने पटना में कब फैक्ट्री स्थापित किए? तो आंसर हो जाएगा 1774-75। अगर सिर्फ 1774 देगा तो सिर्फ 1774 लगाएंगे, और यहाँ पे 1774-75 दे रहा है तो 1774-75 में हम जा सकते हैं। तो उन्होंने पटना में कब कारखाने स्थापित किए? 1774-75 में। आंसर सिर्फ 1774 भी हो सकता है, 1774 भी हो सकता है। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है व्हेन डिड डेनिश फैक्ट्री हेड seek an order from the governor general and his council? डेनिश कंपनी प्रमुख, डेनिश फैक्ट्री का जो प्रमुख है पटना का, उसने अपने गवर्नर जनरल और परिषद से कब आदेश मांगा? किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए। तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 1774। कब आदेश मांगा? 1774 में, और 1774 में उन्होंने पटना सिटी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 29 नंबर प्रश्न भी हो गया आराम से। 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है हु वाज द हेड ऑफ द डेनिश फैक्ट्री इन 1775? 1775 में डेनिश कारखानों का प्रमुख कौन था? अब याद कर लीजिए, 1775 में जो डेनिश कारखाने थे कहाँ पे? पटना में। उसका प्रमुख कौन था? हेड कौन था? चीफ कौन था? जॉर्ज बर्नर था। कौन था? याद कर लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, रिवाइज करते रहना है। जॉर्ज बर्नर जो है वो पटना फैक्ट्री का हेड हुआ करता था। चलिए 1775 में जॉर्ज बर्नर को हमने हेड बना दिया पटना फैक्ट्री का। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द डेनिश फैक्ट्री मेनली डिड ट्रेडिंग ऑफ द बिहार, ट्रेडिंग ऑफ डैश इन बिहार। डेनिश कंपनी जो है बिहार में किस चीज का व्यापार करती थी? तो सिंपल, जो फ्रांसीसी करते थे। सॉल्ट पीटर प्रमुख था इनके लिए, सॉल्ट पीटर या शोरा का व्यापार करते थे। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्ट पीटर का व्यापार कर रहे हैं। तो यदि ऑप्शन में कहीं सॉल्ट पीटर दिखता है तो आप आंख मूंद के लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। तो बिहार में जनरली अफीम और सॉल्ट पीटर के लिए आते थे। 32 नंबर प्रश्न कहता है वेयर डिड अ वॉर ब्रेक आउट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड डेनमार्क? ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में युद्ध कब छिड़ गया? और इस युद्ध के पश्चात इंडिया में और बिहार में जो है डेनमार्क जो है कमजोर हो गए। तो कब हो गया, कब हुआ? 1801 में। 1801 में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में जो है युद्ध छिड़ा, जिसमें डेनमार्क की पराजय होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 32 नंबर के बाद 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 33 नंबर प्रश्न कहता है कि डैश कैप्चर्ड द डेनिश फैक्ट्री ऑफ पटना एंड द बंगलो इन सेरमपुर। अब युद्ध स्टार्ट हुआ 1801 में, और उस युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो यहाँ पे भी अंग्रेजों ने डेनिशों के फैक्ट्री पर कब्जा किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डैश ने पटना की डेनिश फैक्ट्री और सेरमपुर के बंगले पर कब्जा किया। किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ही करेंगे, मराठा, डच और पुर्तगाली तो करेंगे नहीं। तो आंसर हमारा ब्रिटिशर्स हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। तो 33 के बाद 34 पे चलते हैं। द मेन इंपोर्ट मटेरियल ऑफ द ब्रिटिश इन द ट्रेड विद बिहार वाज। बिहार से वो जनरली अंग्रेज जो है किस चीज का व्यापार करते थे? बिहार के साथ व्यापार में अंग्रेजों की ओर से मुख्य आयात सामग्री क्या थी? क्या आयात करते थे? तो अनाज भी आयात करते थे, सॉल्ट पीटर भी आयात करते थे, और अफीम सबसे प्रमुख था।
पूरे चाइना को अफीम सूंघा सूंघा के नशा का आदी बना दिया। पूरे फुल एक जनरेशन जो है वहां पे अफीम सूंघ के जो है नशे में डूबी हुई थी। इसीलिए वहां पे ओपियम वार भी होता है। चाइना में क्या होगा, एक ओपियम वार भी होगा, अंग्रेजों के खिलाफ वहां का राजा एक ओपियम वार लड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों ही चीज का ये होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका कहीं कोई शक नहीं ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर प्रश्न निकल के आता है हमारे सामने। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, Which British traveler has discussed about the severe famine in बिहार in 1670-71? किस ब्रिटिश यात्री ने 1670-71 में बिहार में पड़े भीषण अकाल की चर्चा की है? अब अकाल वकाल तो हमेशा आता रहता था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 1670-71 में, अर्थात ये 1670-71 में बिहार का यात्रा करने आया था और इसने यहाँ पर भीषण अकाल देखी, और यह आंसर होगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसकी चर्चा करी है कि 1670-71 में क्या आया था, भीषण अकाल आया था। और 1670-71 में कौन मुगल शासक था, कौन था, औरंगजेब था। तो 35 के बाद 36 पे चलते हैं। द ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मुंडी केम टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द बिहार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर? ब्रिटिश जो पीटर मुंडी है, पीटर मुंडी वो एक डच यात्री था, ठीक है। वो किस मुगल शासक के दौरान जो है बिहार आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के समय में पीटर मुंडी बिहार आया था, याद कर लीजिए, यहां पर बैठा लो। पीटर मुंडी कब आया था? शाहजहां के वक्त बिहार आया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन पटना ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर? किस मुगल शासक के दौरान अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? अब देख लो जी, पटना में फैक्ट्री स्थापित कब की? 1651 में। हालांकि 1621 में ये एक बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन फेलियर था। 1651 में जाकर के इन्होंने पटना में अपनी स्थायी फैक्ट्री स्थापित करी। तो 1651 में कौन शासक था? 1651 में शाहजहां शासक था। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने पटना में फैक्ट्री अपनी स्थापित करी है। तो अगले प्रश्न पे जाने की बारी है। 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, चलो। और आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं और समय सीमा हमारे पास बहुत सीमित है, ठीक है। तो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना ड्यूरिंग द रेन। अच्छा, ये प्रश्न दोहरा दिया गया, सॉरी। 38 नंबर प्रश्न को मैं बता नहीं रहा हूं, वही प्रश्न है कि किस शासक के दौरान जो है पटना में फैक्ट्री स्थापित हुई। तो 38 नंबर प्रश्न को हम गोल कर देते हैं और चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। When did जॉब चार्नक become the head of the पटना फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश? जॉब चार्नक अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रमुख कौन बना? आपको पता है, यही बंदा जो है कलकत्ता की स्थापना करेगा। यही बंदा जो है वो 1686 में हुगली को लूटेगा, है ना। और यह व्यक्ति पटना फैक्ट्री का प्रमुख कब बनता है? याद कर लीजिए, यह जॉब चार्नक जो कलकत्ता का संस्थापक भी है, पटना फैक्ट्री का भी हेड रहा है। कब? 1664 में यह पटना फैक्ट्री का हेड बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका सामने निकल के आ गया 1664। 39 नंबर प्रश्न के बाद हमारे सामने है 40 नंबर प्रश्न। विच ट्रैवलर हैज डिस्क्राइब्ड पटना एज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया? किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताने का कार्य किया है? कल के लेक्चर में भी यह प्रश्न था। हमारा आंसर हो जाएगा टैवर्नियर। टैवर्नियर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्या कहा उसने कि पटना क्या है? मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। 40 नंबर प्रश्न हो गया। 41 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जहां पे समझ में नहीं आया थोड़ा सा बैक करके फिर से दोबारा चला करके आप देख सकते हैं, है ना। तो 41 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड बिहार एंड डिस्क्राइब द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन दिल्ली डिटेल? निम्नलिखित में से किसने बिहार का दौरा किया था ना? जो निम्नलिखित दिया गया है नाम, उसमें किन लोगों ने बिहार का दौरा किया और बिहार में होने वाली व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया है? तो आंसर को ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी, टैवर्नियर है उपरोक्त सभी। तो डी सभी, ये तीन लोगों ने के अलावा भी और लोग भी आते हैं, जैसे जॉन मार्शल भी आता है, राल्फ फिंच भी आता है, बहुत लोग आते हैं बिहार में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तीन लोग हैं, ऑप्शन में ये तीन है तो तीन ही होगा। चलिए, थोड़ा सा लगातार बोलने से गला सूख रहा है
और बड़ा सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पीना तो बनता है, तो पानी थोड़ा सा पी लें। प्रश्न संख्या 41 के बाद चलते हैं हम 42 में। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हु बिकेम द डिफैक्टो किंग ऑफ बिहार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? 1757 के बाद बिहार का 1757 के बाद उधर मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, बिहार का राजा कौन बनता है? राम नारायण। इसी राम नारायण की हत्या कर देगा कौन बाद में चल के? मीर कासिम। तो राम नारायण जो है बिहार का डिफैक्टो वास्तविक राजा बनता है। आंसर लिख लीजिएगा। कब? प्लासी के युद्ध के पश्चात। 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसे राजा बनाया कौन था? अंग्रेजों ने बनाया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु बिकेम द डिप्यूटी नवाब ऑफ बिहार, है ना? प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो देखिए जी, ये मीर जाफर के पुत्र हैं और बहुत क्रूर है, क्रूर व्यक्ति है, सिराजदौला का सारे खानदान का विनाश कर दिया, चुन चुन के मार डाला। ये कौन है? मीरन है। कौन है? मीरन। मीरन जो है वो इनको बनाया जाता है क्या? 1757 में बिहार का उप नवाब। लेकिन मीर कासिम जो 1763 में गद्दी पे बैठेगा, उसके षड्यंत्र से मीरन भी मारा जाता है और 1761 में जो है ये मारा जाता है और 1761 में जो है फिर किसी और को बंगाल का उपनवाब बनाया जाएगा। उसका भी प्रश्न आएगा तो हम देखेंगे कि किसे उपनवाब बनाया जाता है। अभी तो प्लासी के युद्ध के बाद से मीरन को बनाया गया है। 44 नंबर प्रश्न कहता है हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑफ द पटना? पटना के पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कौन थे? याद कर लीजिएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। बी नंबर। पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन है? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड है। नाम याद कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कई बार। पटना के पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कौन हुए? अगला प्रश्न है व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस? बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता ही है। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ से, और दूसरी तरफ कौन था? मीर कासिम। और कौन था? सुजाउद्दौला अवध का नवाब। और कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। और ये लड़ी कब गई थी? लड़ी गई थी 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में लड़ी गई थी यह युद्ध। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कहता है 46 नंबर प्रश्न कहता है कि हु वाज मेड नायब दीवान ऑफ बिहार बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर शाह आलम द्वितीय ऑब्टेन्ड द दीवानी राइट ऑफ बिहार इन 1765? 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का अधिकार प्राप्त करने के बाद बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार का पहला नायब दीवान किसे बनाया गया? 1757 के बाद राजा राम नारायण को बनाया गया, लेकिन यहाँ पे 1765 के बाद की बात हो रही है। तो 1765 के बाद शिताब राय को बनाया गया। किसको बनाया गया? शिताब राय को नायब दीवान बनाया जाता है। कहां पर? बिहार में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए ये VVI प्रश्न है, याद कर लेना है कि 1765 में किसे बनाया जाता है? जब द्वैध शासन लागू होता है क्लाइव द्वारा। When did मुंगेर became the capital of Bengal? तो आंसर आपके सामने था ही। मीर कासिम ने कब बंगाल स्थानांतरित कर दिया अपने राजधानी? 1761 में। कब स्थानांतरित किया था? 1761 में। ठीक है ना? और ये बात बुरी लग गई थी अंग्रेजों को। चलिए तो आंसर आपके सामने निकल के आ गया कि 1761 में मुंगेर बंगाल की राजधानी बन गया। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है? When did एलिस प्लंडर पटना आफ्टर कैप्चरिंग इट? एलिस ने पटना पर कब कब्जा करने के बाद उसे कब लूटा? एलिस कौन था? एलिस पटना फैक्ट्री का प्रमुख था। तो इसने क्या किया? 1763 में अपने अधिकारियों के सहायता से पटना पर अधिकार करके उसको लूट लिया। जब मीर कासिम को यह पता लगा तो मीर कासिम अपनी सेना लेकर के गया, पटना पर फिर से कब्जा किया और एलिस के साथ साथ जितने अंग्रेज अधिकारी थे सबको कैद कर लिया। और
उसके सलाहकार के सलाह पर, समरू की सलाह पर उसने सभी अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, जिसको पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसी एलिस के मृत्यु के पश्चात जॉब चार्नक को पटना का हेड बनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो 1763 में इसने पटना पर अधिकार करके उसे लूट लिया। किसने? एलिस ने। और एलिस कौन था? पटना फैक्ट्री का प्रमुख था। और अगला प्रश्न है 49 नंबर, हु मैसेकर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन पटना। पटना में ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार किसने किया? तो अभी मैंने बताया कि मीर कासिम अपनी सेना लेकर के जाता है और पटना पर अधिकार करता है पुनः, और सभी अधिकारियों को क्या करता है? कैद करता है, और अंततः सबको मार डालता है मीर कासिम। इसी के पश्चात तो इसे अपदस्थ किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा इसके खिलाफ युद्ध का ऐलान किया जाएगा। समय है जुलाई 1763। समय कब था? जुलाई 1763। वापस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 50 नंबर प्रश्न कहता है Which सूबेदार ऑफ बिहार imposed a tax of 3.5% on the British company in 1630 AD? 1680 में बिहार के किस सूबेदार ने, दरअसल बिहार और बंगाल का सूबेदार एक ही होता था, तो किस सूबेदार ने ब्रिटिश कंपनी में 3.5% का कर लगा दिया? उस समय ये बंगाल का भी नवाब था, बिहार का भी सूबेदार था। तो कौन था? शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खां है ना, शाइस्ता खां जो है वही क्या किया? अंग्रेजों पर 3.5% का कर लगा दिया। 51 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हु वाज द फर्स्ट टू अपोज द ब्रिटिश पावर इन बिहार? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले विरोध किया करने वाले शाह आलम द्वितीय थे, जो उस वक्त गद्दी पर नहीं बैठे हुए थे, मात्र राजकुमार थे और अली गौहर के नाम से जाने जाते थे। तो सबसे पहले किसने विरोध किया? अली गौहर, जो आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे और इस समय मुगल बादशाह नहीं है। तो इन्होंने 1760 में पटना से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया था, पटना का घेरा डाला था। तो व्हेन डिड अली गौहर बेसीज पटना? अली गौहर ने पटना पर कब घेरा डाला? तो अभी अभी आंसर सामने निकल के आया। कब? 1760 में अली गौहर ने पटना का घेरा डाला था। बहुत आसान प्रश्न है, 1760 हमारा आंसर निकल के आता है। 52 नंबर प्रश्न भी हो गया। 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इन 1772 वैरेन हेस्टिंग्स डिपोज्ड सिताब राय एंड मेड हिज सन कल्याण सिंह एज नायब दीवान। 1772 में वैरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? सिताब राय, जिसको 1765 के बाद बनाया गया था नायब दीवान, उसको पद से हटाता है, उसके पुत्र कल्याण सिंह को बैठाता है। और कौन सी उपाधि दी गई उस कल्याण सिंह को? कल्याण सिंह को किस उपाधि से नवाजा गया? तो याद रखिएगा, राय रयान कहा गया। रे रयान नहीं, राय रयान कहा गया। सी हमारा आंसर हो जाएगा, राय रयान। ठीक है ना? तो राय रयान की उपाधि से इसे नवाजा गया। किसको? कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह कौन था? सिताब राय का पुत्र था, है ना? और सिताब राय को पद से हटा दिया गया इसके द्वारा, वैरेन हेस्टिंग्स द्वारा। कब हटाया गया? 1772 में। अगला प्रश्न 54 नंबर, विच बैटल सेट द फेट ऑफ मीर कासिम एट सनसेट व्हाइल बिहार वाज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश? किस युद्ध में मीर कासिम का भाग्य अस्त हो गया, है ना? जबकि बिहार पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया। बिहार क्या, बंगाल और उड़ीसा भी। आपको ये आइडिया लग गया होगा। बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर कासिम जो है भिखमंगे की जिंदगी बिता के मरता है, भाग के दिल्ली चला जाता है। 1777 में बहुत दयनीय स्थिति में उसकी मृत्यु होती है। तो 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। When was the British factory established in बिहार? बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? बिहार में क्या, बंगाल में भी इसी साल स्थापित की गई थी, हुगली में। कब? 1651 में। 1651 में ही हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की गई और 1651 में ही पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई। आज के समय में जो अंग्रेजी फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है, उसमें गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस चलता है गुलजार बाग में। कौन सा? गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। 55 के बाद 56 में चलते हैं। When was सिताब राय replaced by धीरज नारायण as नायब दीवान of the बिहार of the company? कंपनी द्वारा सिताब राय को हटाकर धीरज नारायण को बिहार का नायब दीवान कब नियुक्त किया गया? 1767 में। और लेकिन धीरज नारायण को पुनः हटा करके सिताब राय को लाया जाएगा और अंततः सिताब राय को हटा करके कल्याण सिंह को बनाया जाएगा। तो बीच में ऐसा था कि सिताब राय को एक बार फिर से हटा दिया गया और हटा करके किसको बनाया गया? राजा धीरज नारायण को। कब? 1767 में। लेकिन फिर बाद में चलकर धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को ही लाया जाएगा। खैर, यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से सिताब राय को हटा करके धीरज नारायण को कब बनाया गया नायब दीवान?
67 में बनाया जाता है। आंसर ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 56 के बाद 57 पे प्रश्न चलते हैं। वाई वाज गोलघर बिल्ट इन पटना। आपको पता होना चाहिए कि 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ी अकाल आई थी और 1770 के पश्चात अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अगर यदि हमें राजस्व लंबे समय तक प्राप्त करना है तो हमें जनता की भी थोड़ी बहुत मदद करनी होगी, थोड़ी बहुत वेलफेयर का काम करना होगा। तो उसने पटना में अनाज के संग्रह के लिए डिसाइड किया कि एक जो है स्टोरेज बनाया जाना चाहिए, एक गोदाम बनाया जाना चाहिए। यही गोदाम जो है बनाया जाएगा स्टोरेज के लिए, ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए, जिसको गोलघर के नाम से जाना जाता है। 1786 में जाकर के ये कंप्लीट होगा। जॉन गैस्टिन के नेतृत्व में ये बन के तैयार होगा। और किस शासक के समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके समय में ये बन के तैयार होगा। ये तैयार किस लिए होगा? अनाज भंडारण के लिए। किस लिए तैयार होगा? अनाज भंडारण के लिए। अनाज भंडारण के लिए ये गोदाम है ना। तो अनाज भंडारण के लिए गोलघर की स्थापना की जाएगी। 57 के बाद 58 पे आते हैं। द गोलघर लोकेटेड इन पटना वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? अभी मैंने बताया। गोलघर का निर्माण कब बन के तैयार हुआ? 1786 में। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये बन के तैयार होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके समय में शुरुआत हुई थी, तो वैरन हेस्टिंग्स के समय में शुरुआत हुई थी और बन के तैयार कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बन के तैयार हुआ था। ठीक है। हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत छोटी सेना लेकर गया था ये। कौन था उस समय? क्लाइव नहीं था, क्लाइव तो वापस लंदन चला गया था। तो आंसर होगा हमारा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और जो है प्रतिद्वंदियों की हार हुई। तो हमारा आंसर 59 का, ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है। 60 नंबर प्रश्न कहता है फर्रुखसियर डिक्लेयर्ड हिज एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली फ्रॉम। फर्रुखसियर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने की घोषणा की कहां से? कल के एक लेक्चर में ऑलरेडी था ये, है ना। कल के लेक्चर में ऑलरेडी ये मैंने बताया हुआ है। कहां से? पटना से, है ना। पटना से। पटना में ही तो उसका राज्याभिषेक हुआ, पटना में ही तो उसका राज्याभिषेक होता है। शाह आलम द्वितीय का भी पटना में ही होता है, जहांदार शाह का भी पटना में ही होता है। तो पटना से जो है उसने अपनी दिल्ली पर बैठने की घोषणा की। 60 से 61 नंबर पे आते हैं। हु पार्टिसिपेटेड इन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल इन 1781 एडी इन द एरियाज अराउंड पटना ऑफ बिहार। 1781 में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, है ना, ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन चलाया। किसने चलाया? इकबाल अली खां, नारायण सिंह, दोनों ए और बी? ना तो ए और बी, आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोनों ने चलाया था। इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन चलाने का कार्य किया था। कब? 1781 में। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 61 के बाद 62 नंबर पे आते हैं। इन 1763 एडी द ब्रिटिश फैक्ट्री लोकेटेड इन पटना वाज ऑक्यूपाइड बाई। 1763 में पटना स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री पर किसने कब्जा कर लिया? अभी कहानी मैंने बताया भी था कि एलिस ने क्या किया? पटना पर अधिकार किया और लूटा। तो मीर कासिम अपनी सेना के साथ जाता है और पुनः पटना पर अधिकार कर लेता है और एक साथ साथ पटना की फैक्ट्री पर भी अधिकार कर लेता है। कौन हो जाएगा आंसर? नवाब मीर कासिम ने पटना की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था 1763 में। 63 हो गया, तो 64 में आते हैं हम। 64 देखते हैं क्या है। 64 नंबर प्रश्न कहता है हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश इन 1765। 1765 में अंग्रेजों को जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला शाह आलम द्वितीय के द्वारा इलाहाबाद की संधि के तहत, उसमें योगदान किसका था? नवाब मुनीरुद्दौला, नवाब मीर जाफर, राजा राम नारायण या राजा शिताब राय? आंसर हो जाएगा ए, नवाब मुनीरुद्दौला के प्रयासों से ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। 64 के बाद आते हैं 65 में। 65 नंबर प्रश्न कहता है द एम्परर शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। कब?
12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत यह हुआ था। इसके तहत इनको 26 लाख रुपए मिलने थे और 26 लाख रुपए के बदले इन्होंने संपूर्ण बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार सौंप दिया। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि फॉर हाउ मेनी रुपीज डिड मुगल रूलर बाय फरमान गिव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। 1765 में मुगल शासक ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कितने रुपए में दे दी? अभी अभी मैंने चर्चा की, कितने में? 26 लाख रुपए में, 26 लाख रुपीज में। ठीक है, तो हमारा 66 नंबर प्रश्न भी निकल के आ गया सामने। 66 के बाद हम चलते हैं 67 में। 67 नंबर प्रश्न कहता है, 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विथ whom did मीर कासिम फाइट द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश? मीर कासिम ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? कौन सा युद्ध लड़ा था? बक्सर का युद्ध, है ना? बक्सर का युद्ध लड़ा था मीर कासिम ने। किसके साथ मिलके? अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दोनों के साथ मिलके। तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। दोनों बी और सी हमारा करेक्ट आंसर है। बोथ बी एंड सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 67 के बाद 68 पे चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है when was 3-member council of धीरज नारायण, सिताब राय एंड सैमुअल मिडल्टन formed in बिहार? धीरज नारायण, जो सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन तीनों को मिला करके एक काउंसिल बनाया गया था। ये काउंसिल कब बनाया गया था? तो 1766 में, है ना? 1766 में एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे? धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन, जो उस समय राजस्व के लिए बनाई गई थी। 68 के बाद 69 में चलते हैं। In 1761 who was made the vice president of बिहार? वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं, नहीं, उप सूबेदार या नायब सूबेदार कह लो इसको, नायब सूबेदार। तो देखो जी, 1761 में मीरन की हत्या हो जाती है। 1761 में मीरन की हत्या हो जाती है और 1761 में मीरन की हत्या के पश्चात किसे बनाया गया बिहार का उप सूबेदार? तो राजबल्लभ। ये राजबल्लभ सिराजुद्दौला के समय में वित्त दीवान हुआ करता था। इसी राजबल्लभ ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अभियान चलाया था और भाग करके कलकत्ता में छुप गया था। इसी का बेटा कृष्ण वल्लभ जो है कलकत्ता में छुपा हुआ था। तो राजबल्लभ को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया था। और 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है व्हेन वाज द रेंट काउंसिल फॉर्म्ड इन बिहार आल्सो नोन एज रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना? है ना? दो रेवेन्यू काउंसिल बनाई गई थी। एक रेवेन्यू काउंसिल जो मुर्शिदाबाद से चलती थी और एक रेवेन्यू काउंसिल पटना से चलती थी। तो ये कब बनाई गई थी? 1770 में एक रेवेन्यू काउंसिल बनाई गई थी। कब? 1770 में। ठीक है ना? राजस्व काउंसिल। ठीक है, तो 1770 में बनाई गई थी पटना में। ठीक है, 1700। उसके बाद चलते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Whom did the company send to Bihar to check the famine in Bihar to find out the revenue deficiency and to make a new settlement? बिहार में अकाल को रोकने के लिए, राजस्व की कमी का पता लगाने के लिए और नई बंदोबस्त करने के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? नया बंदोबस्ती आया, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था? सर जॉन शोर, इन्हीं ने तो इसको लागू करवाया था। इन्हीं ने तो प्रपोजल रखा था इस्तेमारी व्यवस्था का। तो बिहार में अकाल और राजस्व की कमी का पता लगाने और नई बंदोबस्ती को लागू करने के लिए किसे भेजा गया था? जॉन शोर को भेजा गया था। 71 के बाद 72 नंबर प्रश्न में चलते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान अफीम उत्पादन अफीम उत्पादन कहाँ पे होता था? बिहार में होता था। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार फेमस था अफीम और सॉल्ट पीटर के लिए, शोरा के लिए। तो अफीम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार प्रसिद्ध था। 72 हो गया। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस यूज्ड टू गेट द बेस्ट सॉल्ट पीटर एंड ओपियम? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियन लोग सबसे अच्छा सॉल्ट पीटर और अफीम प्राप्त करते थे। आंसर अफीम जहां आया, सॉल्ट पीटर जहां आया, नाम हमारा बिहार का निकल के आता है।
बिहार से ये अफीम और सॉल्ट पीटर की प्राप्ति करते थे। 74 नंबर प्रश्न, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न कहता है व्हेन डिड द ब्रिटिश गेट द राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्सेस फ्रॉम द बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से भूमि पर कर वसूलने का अधिकार कब मिल गया? 1757, 1764, 1763 या 1773? चारों ही ऑप्शन नहीं होगा, 1765 इलाहाबाद की संधि के पश्चात मिला। ठीक है, तो इस तरह से भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिलता है 1765 में। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इन 1770 द प्रोविंशियल काउंसिल वॉज अपॉइंटेड इन द बिहार, इट्स प्रेसिडेंट वॉज। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद, रेवेन्यू काउंसिल की जो बात कर रहा है, उसकी नियुक्ति हुई। इसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था। जेम्स अलेक्जेंडर 1770 में बना हुआ रेवेन्यू काउंसिल का अध्यक्ष था। इसी के साथ आधुनिक बिहार का पहला लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार में 1857 की क्रांति कैसे हुई थी उसको लेकर के। तब तक के लिए लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ बहुत जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।